इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही एक सामान्य बीमारी स्कैबीज के बारे में बात करेंगे। स्कैबीज को साधारण भाषा में रात की खुजली के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि ये परेशानी रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो परेशानी है ये अत्यंत ही सामान्य परेशानी है और शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस परेशानी से कभी न कभी होके ना गुजरा हो। और एक स्टडी के अनुसार लगभग 30 करोड़ लोग हर साल इस दुनिया में इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सामान्य बीमारी है। और ये जो परेशानी है ये डॉक्टर्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी काफ़ी ज़्यादा सामान्य बीमारी के तौर पर है। जैसे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे हम लोग स्किन के मरीज़ देखते हैं तो मुझे कम से कम अपने पूरे करियर में 4 से 5 बार स्कैबीज की प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ा है, क्योंकि जो सामने मरीज़ आ रहा है उसको हम लोग टच कर रहे हैं तो ये तो पता नहीं है कि उसे स्कैबीज है कि नहीं है। और स्कैबीज जो होती है वो आसानी से फैलने वाली बीमारी है, तो इस वजह से ये परेशानी बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को लग सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो एक कीड़े की वजह से होती है, एक माइट की वजह से होती है। एक छोटा सा बहुत ही आंखों से मुश्किल से दिखने वाला माइट होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्टिज स्केबियाई, उसकी वजह से ये परेशानी जो होता है हो जाता है। और ये माइट जो होता है वो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है, बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसके यदि आप कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका टॉवेल, बेडशीट, पिलो कवर या साथ में जो जगह है उसको शेयर कर लेते हैं तो उससे ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। और ये जो माइट होता है ये शरीर से जब कपड़ों पे जाता है तो ये 2 से 3 दिन तक बिना मनुष्य के संपर्क में आए हुए भी जिंदा रह सकता है। तो इस वजह से कपड़े भी इसको आसानी से ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे होटल में आप रुक रहे हैं तो यदि टॉवेल, बेडशीट, पिलो कवर यदि पहले व्यक्ति किसी को स्कैबीज हुआ है और उसी को फिर से बिछा दिया होटल वालों ने, आपने फिर से उसको इस्तेमाल किया तो आपको हो सकती है। इसी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को हुआ है, उससे आप क्लोज कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रह रहे हैं या फिर उससे हैंडशेक कर रहे हैं और उसका स्कैबीज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि एक स्कैबीज का वेरिएंट होता है क्रस्टेड स्कैबीज, तो उसमें स्कैबीज का माइट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत कम समय के कांटेक्ट से भी ये आसानी से जो माइट है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इस परेशानी में व्यक्ति को खुजली जो होती है वो प्राइमरी कंप्लेंट होती है और खुजली जो होती है ये रात के समय पर बढ़ जाती है, रात में बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इस परेशानी में व्यक्ति के शरीर पर लाल लाल दाने भी बनने लगते हैं और इन लाल लाल खुजली वाले दानों की जो होती है साइट वो बड़ी स्पेसिफिक होती है अधिकांश मरीजों में। जैसे पुरुषों में अंडकोश की चमड़ी पे, लिंग पर, जो उसके आसपास की स्किन है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दाने। हाथ का जो रिस्ट होता है वहाँ पर फ्लेक्सर एस्पेक्ट पे देखने, उंगलियों के बीच में देखने को मिल जाती है। इसी तरह से जो एल्बो है वहाँ पर एंटीक्यूबाइटल फोसा में आँख में देखने को मिल जाती है। स्त्रियों में स्तन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है एरियोला, वहाँ पर इसके दाने देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से इस माइट के बरो, मतलब ये जो माइट होता है वो चमड़ी के अंदर प्रवेश कर जाता है और चमड़ी के जस्ट बीनीथ ही रेंगता रहता है। तो उससे क्या होता है कि एक सुरंग जैसा बना लेता है चमड़ी में ही, जिसे बरो बोला जाता है, स्कैबेटिक बरो। और ये बरो जो होती है कभी कभी आधे से लेके 1 सेंटीमीटर तक होती है, तो वो लकीर भी देखने को मिल सकता है। और कभी कभी बरो के एंड पे, मतलब जो सुरंग है उसके एक किनारे पे वो माइट ध्यान से देखा जाए लेंस से या माइक्रोस्कोप से तो वो देखने को मिल जाता है। तो ये तो होता है साधारण प्रेजेंटेशन, लेकिन असाधारण कंडीशन में ये जो परेशानी है इसका रूप बदल सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति स्टेरॉइड की गोलियां ले रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गांव में जो दिखाते नहीं हैं और स्टेरॉइड की गोलियां खाते चले जाते हैं खुजली की परेशानी में। सेट्राजिन की गोली ले लिए, लिवोसेट्राजिन की, और बेटनिसॉल की गोली ले लिए। तो बेटनिसॉल की गोली गाँव में खूब धड़ल्ले से बिकती है, तो शुरू में तो आराम मिल गया, लेकिन व्यक्ति खाए जा रहा है और उसके दाने बढ़े चले जा रहे हैं, खुजली हुए चले जा रही है, थोड़ी आराम मिल रही है, खुजली बढ़े। जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था जो 1 साल से वो साधारण स्कैबीज, जितनी सिंपल सी जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो गांव से लेता था, थोड़े दिन उसकी खुजली कम या ज़्यादा आराम होती थी और ऐसा 1 साल से चले जा रहा था। और उसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा दाने, मोटे मोटे दाने, पपड़ी वाले दाने इस तरह पैदा हो गए थे। और वो जब इलाज लिया अपना तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो ठीक हो गया। वो इतना खुश, इतना ज़्यादा खुश कि मतलब इतने समय से मैं इलाज करवा रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। हालांकि ये अत्यंत छोटी बीमारी थी, इसमें मतलब कोई बड़ा स्किल या कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसको ठीक करने में, लेकिन गलत
दवाइयों के प्रभाव में बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी वजह से वो परेशानी भी झेला, पैसा भी झेला, सब कुछ खत्म हुआ। इसी तरह से यदि व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, किसी भी कारण से यदि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, HIV का मरीज़ है, कोई कैंसर की दवाइयों पर है, कीमोथेरेपी पे है, या फिर कुछ जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों की हमने बात की, किसी और कारण से स्टीरॉयड की गोलियां चल रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो स्कैबीज की मॉर्फोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है और कभी कभी क्रस्टेड स्कैबीज का रूप ले लेती है और व्यक्ति का ऊपर से ले करके नीचे तक पपड़ी वाले निशान, पस वाले दाने, इसके अलावा खुजली वाले बड़े बड़े दाने, मोटे मोटे दाने और हथेली और तलवे पर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अनयूजुअल प्रेजेंटेशन इन मरीजों में देखने को मिलता है। इसी तरह से बिल्कुल छोटे बच्चे हों, जैसे जो अभी नवजात शिशु हैं, तो उनमें भी एटिपिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। उनमें भी हथेली पे दाने, पस वाले दाने पैदा हो जाते हैं, दर्द वाले दाने पैदा हो जाते हैं, सिर पे, चेहरे पर भी पैदा हो जाते हैं, मोटे मोटे दाने भी पैदा हो जाते हैं। तो ये अनयूजुअल प्रेजेंटेशन इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके डायग्नोसिस का। तो ये जो बीमारी होती है इसकी डायग्नोसिस जो होती है डॉक्टर के लिए बड़ी इजी होती है। जल्दी की खुजली, 2 हफ्ते 4 हफ्ते की खुजली, टिपिकल जो साइट्स होते हैं, जो साइट्स हैं, जो विशेष साइट्स हैं, उस साइट्स पे डॉक्टर एग्जामिन कर लेता है, दाने देखने को मिल जाते हैं। तो साधारणतः इसके डायग्नोसिस में किसी तरह की मुश्किल नहीं पैदा होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में मुश्किल पैदा होती है, तो उन कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट सलाह देता है। तो जिसमें एक सबसे पॉपुलर टेस्ट है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्क्रैपिंग। तो हल्का सा स्किन जो है खुरच करके उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो माइट होता है वो आसानी से दिख जाता है और कभी कभी माइट के एग दिख जाते हैं, कभी कभी अंडे के अवशेष दिख जाते हैं। तो ये जो फाइंडिंग्स होती हैं ये जो क्रस्टेड स्कैबीज है उसमें बड़े अच्छे से दिख जाती हैं। जो नॉर्मल स्कैबीज है उसमें तो कभी कभी मिस हो जाती हैं, लेकिन जो क्रस्टेड स्कैबीज है जिसका दूसरा नाम होता है नॉर्वेगियन स्कैबीज, उसमें बड़ी आसानी से जो माइट है, उसके बच्चे हैं, जो अंडे हैं, जो लार्वा हैं, वो आसानी से दिख जाते हैं और किसी विशेष प्रकार के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर कुछ बायोप्सी, स्किन बायोप्सी जैसे टेस्ट की भी सलाह दे सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही ईजी होता है। ये एक तरह से हाइजीन रिलेटेड बीमारी कही जाती है, हालांकि इसमें मेन रोल जो होता है वो ट्रांसमिशन का है। जैसे आपका हाइजीन बहुत अच्छा भी है तो भी ट्रांसमिशन यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए तो उस कंडीशन में ये आराम से आपको लग सकता है, आपकी हाइजीन अच्छी हो तो भी। तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि परमेथ्रिन नाम की दवाई लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और आइवरमेक्टिन नाम की दवाई खाने वाली गोली के तौर पर यूज़ की जाती है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको साधारणतः 1 हफ्ते पे आपका डॉक्टर रिपीट करने का सलाह देता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको बार बार भी रिपीट किया जा सकता है, जैसा कि हमने बात किया क्रस्टेड स्कैबीज, जिसमें स्कैबीज की बीमारी तेज है तो उसमें डॉक्टर जो है इसको जल्दी जल्दी और कई बार भी रिपीट करवा सकता है। तो जो परमेथ्रिन क्रीम होती है वो कान के नीचे से पूरे शरीर पे लगानी होती है और कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जहाँ जहाँ खुजली होता है वहाँ लगा लेते हैं, वो गलत तरीका होता है। आपको परमेथ्रिन क्रीम पूरे बॉडी में, पूरा उंगलियों के बीच में, पेशाब के रास्ते पे, नाभि पे, पैर की उंगलियों के बीच में, जांघ के फोल्ड्स में कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे परमेथ्रिन क्रीम ना लगी हो। तो ये जो क्रीम होती है इसको रात में सोते समय लगाना होता है और सुबह में आपको नहा लेना होता है। इसी तरह से फिर 7 दिन के बाद आपको रिपीट करना होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको अपने शरीर के संपर्क में आए हुए कपड़ों को अच्छे से धुलवाना होगा। यदि संभव हो तो उसे गर्म पानी में, जो कि पानी का तापमान ज़्यादा हो 60 डिग्री से, या फिर सिंपल बॉइलिंग वाटर में आप उन कपड़ों को डुबा दें, तो जिससे माइट जो है वो मर जाएगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा उस माइट से इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आपके शरीर पे तो माइट भोजन ले ही रहा है, लेकिन वो रेंगते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए कपड़ों पर भी चला जा रहा है, टॉवेल्स पे, चादर पे, पिलो कवर पे, तो उनको भी अच्छे से धुलवाना जरूरी है। यदि ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी में नहीं धुलवा सकते हैं तो उन कपड़ों को पैक करके रख दें 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में जो माइट है वो मर जाएगा, जब वो खाना पीना नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा। 7 दिन के बाद आप उसे नॉर्मल वॉश करवा दें, फिर उसे उपयोग में ला सकते हैं। तो कपड़ों को ऐसा करना है 2 बार, जब आप परमेथ्रिन क्रीम को 2 बार लगाते हैं तो कपड़ों को अच्छा करना, केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक गलती अक्सर हो जाती है मरीजों में कि फैमिली मेंबर को जिनको प्रॉब्लम होती है उनका ट्रीटमेंट न कराएं, या हल्की फुल्की खुजली हो और उसे इग्नोर कर दिया जाए।
ये चूंकि आसानी से फैलने वाली समस्या है, तो घर के एक व्यक्ति को हुआ तो घर के बाकी लोगों को भी आसानी से फैल जाता है। तो यदि संभव हो तो परमेथ्रिन क्रीम घर में सभी मेंबर्स को लगाया जा सकता है एक साथ। ऐसा नहीं है कि आपका वाइफ किसी और दिन लगाई, आप किसी और दिन लगाए, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट फेल्योर हो सकता है, ट्रीटमेंट बेकार हो सकती है। एक ही दिन सभी लोगों को लगाना है रात में सोते समय, और ये ध्यान देना है कि उंगलियों के बीच में सब जगह लगाना है, और लगाने के बाद सीधे सो जाना है, हाथ नहीं धोना है। धो दिया आपने तो क्रीम वॉश हो गया, कई बार जो माइट है उसके अंडे नाखून में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से फिर से आपको दूसरे जगह लग गए। तो आपको लगा करके एक साथ सभी लोग लगाएं, फिर वो सो जाएं, फिर वो क्योर हो जाता है, फिर उसको 7 दिन पे रिपीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे गैमेक्सिन, लिंडेन नाम से जाना जाता है, उसको भी उपयोग में लाया जाता है। बेंजोइल बेंजोएट नाम की दवाई है, प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, और प्रोटामिटॉन नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ असामान्य परिस्थितियों में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो आइवरमेक्टिन या परमेथ्रिन दवाई हमने बात की, तो वो दवाई काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है और हाईली इफेक्टिव होती है, तो इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इनको उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से यदि खुजली है तो उसमें डॉक्टर एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ दे सकता है, कभी कभी डॉक्टर खाने वाली स्टीरॉयड गोली की भी दवाई देता है, और लगाने वाले स्टीरॉयड क्रीम्स को भी दे सकता है विशेष परिस्थितियों में। इसी तरह से यदि पस वाले दाने हैं तो एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे आपने स्कैबिस का ट्रीटमेंट ले लिया, फिर भी हल्की फुल्की खुजली, पहले इतनी नहीं, हल्की फुल्की खुजली आपको रह गई, तो ऐसा इसलिए होता है कि स्कैबिस का जो कीड़ा था वो तो मर गया, लेकिन वो पीछे स्किन को डैमेज करके चला गया, मतलब एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा करके चला गया। तो इस एलर्जिक रिएक्शन को खत्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन जो दवाइयाँ हैं, या स्टीरॉयड जो क्रीम्स हैं, या स्टीरॉयड गोली भी डॉक्टर कभी कभी इस्तेमाल करता है, उसको कभी कभी 3 से 4 हफ्ते के लिए लेना पड़ सकता है। तो यदि आपकी खुजली हल्की हो गई या शांत हो गई, तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद नहीं करना है, जब आपका डॉक्टर बंद करने के लिए बोलेगा तभी करना है। इसी तरह से कंडीशन होती है स्कैबेटिक नोड्यूल। कभी कभी जो अंडकोश की चमड़ी होती है वहाँ पर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, तो स्कैबिस चली गई शरीर से, शरीर की खुजली पूरी तरह खत्म हो गई, जो शरीर का हल्का फुल्का बाद वाले फेज में खुजली थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन अंडकोश की खुजली नहीं जा रही है, ऐसा कभी कभी मरीज कंप्लेन करते हैं स्कैबेटिक नोड्यूल वाले। तो ये फिर से वही कारण है कि स्कैबिस का जो माइट था वहाँ के सेंसिटिव स्किन को डैमेज करके गांठ बना के चला गया। तो उस कंडीशन में डॉक्टर लंबे समय तक कुछ दवाइयों को, कभी कभी इंजेक्शन, उन दानों में इंजेक्शन भी डायरेक्टली दे करके उन्हें ठीक करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैबेटिक नोड्यूल जो होता है वो साधारणतः लंबे समय के इलाज के बाद ही ठीक होता है, और कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी कुछ असामान्य परिस्थितियों में 4 महीने 6 महीने भी स्कैबेटिक नोड्यूल परसिस्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। स्कैबेटिक नोड्यूल भी पूरी तरह से ठीक होने वाली परेशानी है, स्कैबिस तो बिल्कुल आसानी से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। थैंक यू।